fit and fine. In previous class we discussed about Ohm's law. I hope आपको Ohm's law पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे क्या रहेगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द कंडक्टर रहेगा कि कंडक्टर किस किस के ऊपर डिपेंड होता है और किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या उसके अंदर वर्क आउट रहेंगे, हम सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक बने रहे। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था, अपना इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, देन रेजिस्टेंस एंड देन हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड ऑन द कंडक्टर रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बेस पे क्या रहेंगे, आपके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, तो स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं है, और स्किप किया तो नंबर वहीं पे आपके कट जाएंगे। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी। हेडिंग क्या होगी हमारी, फैक्टर्स on which the resistance of a conductor depend। ये होगी हमारी हेडिंग, मतलब आज का जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये मार्कर कुछ बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है भाई, ये न्यू है ना इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा बिल्कुल बारीक चल रहा है ये। देखो कंडक्टर एक्चुअली हमारे क्या होता है, इसमें क्या है कि हम पहले तो हम फर्स्ट अपना जो पिछले का जो हमने किया था उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको आगे का भी जो टॉपिक है जो मैं आज समझाऊंगा वो इजीली समझ में आ जाए। तो लास्ट टॉपिक में हमने किया था ओम्स लॉ डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ जो है वो भाई दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एक इसके बीच में आई के बीच में वो क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। और उसमें हमें कंक्लूजन क्या निकल के आया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या हम इसको लिख सकते हैं इजीली कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और देन उसके बाद फॉर्मेट करने के बाद हमारे पास क्या था कि V इज इक्वल टू आई आर आई या आई आर हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या था हमारा आर आई था। आर क्या था, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब एक कंडक्टर आपके पास गिवन है, कोई भी मेटालिक कंडक्टर मतलब कि वायर आपके पास गिवन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके जो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो कभी स्मूथली करते हैं, नहीं करते ना स्मूथ, वो क्या करते हैं अपनी फॉर्म में चलते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से गया, उससे टकरा के फिर आगे गया, फिर उस एटम से टकरा के फिर आगे गया, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोसेसिंग वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन्स में जब वो फ्लो करेगा तो उनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, कुछ अड़चन आएगी। जो रुकावट आएगी, अड़चन आएगी, उसी को हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस का। आ गया था अब आप लोगों को कि रेजिस्टेंस क्या था, कि जब एक कंडक्टिंग मेटालिक वायर के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो फ्लो करते करते उनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह एक ऐसी आएगी जहां पे अड़चन या मतलब कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। उस रुकावट का नाम क्या दे दिया था, रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। और आई हमने इजीली पढ़ा था कि भाई आई क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। और चार्ज की तो हमने एक पूरी एक वीडियो डिस्कस की थी कि चार्ज एक्चुअली में क्या होता है। और करंट की जब एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, ओम। क्या होती है हमारी, ओम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, VOLT, वोल्ट। क्लियर है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और फॉर्मूला जो ये था ओम्स लॉ का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, था या नहीं था, मैंने बताया भी था। और कुछ न्यूमेरिकल को हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद फिर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, VI ग्राफ पढ़ाया था कि VI ग्राफ जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि VI ग्राफ के क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है कि VI ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और उसमें हमारा क्या निकल के आया था, एक रेजिस्टेंस निकल के आया था।
निकल के आया था रेजिस्टेंस उसमें कि भाई वी आई जो ग्राफ है वो हम कुछ इस तरह से लेके चलते, दैट इज आई और दैट इज वोल्टेज था, और उसमें कोई स्ट्रेट लाइन पे ऐसे हमारा फ्लो करता हुआ जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमने इनिशियल टू फाइनल इनकी वोल्टेज निकालनी थी या इनिशियल टू फाइनल हमने करंट निकालना था, और देन उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आया था, एक रेजिस्टेंस निकल के आया था। आया कुछ याद या नहीं आया आप लोगों को? आ गया नहीं यार? तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब टॉपिक क्या था हमारा कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो जो डिपेंड करता है, फर्स्ट जो पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। आगे चीज समझ में, इरेज कर लेते हैं, बाकी का अभी कुछ काम नहीं है, हमने रिवाइज कर लिया फटाफट जो जो था हमारे पास। और सेकंड क्या था हमारे पास, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। एंड थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, नेचर ऑफ द मटेरियल, क्या था हमारा, नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है भाई, आपका पेपर में आता ही आता है, 100% आता है, स्किप नहीं कर सकते आप लोग बिल्कुल भी। पहले क्या था कि हमारे पास जो कंडक्टर है जिस चीज पर डिपेंड रहेगा उसके फैक्टर क्या क्या रहेंगे। तो फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि आप कैसे एक वायर की लेंथ लेते हो तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कैसे काम करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी हमारी। सेकंड क्या था, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर आप लेके चलोगे उसका एरिया का क्या काम रहेगा उसके अंदर। देन क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल का नेचर आप अलग अलग लेते हो तो कैसा काम रहेगा, या सेम मटेरियल यूज करते हो तो उसका कैसा काम रहेगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। अब ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल जो आएगा वो इन दोनों के बेसिस पे आता है, ठीक है। इसमें जो हमारी बात करेंगे रेजिस्टेंस के अंदर एक रेजिस्टिविटी आएगी, और उस रेजिस्टिविटी का यूज करते हुए न्यूमेरिकल आता ही आता है, 100% आता है, जिसका नाम क्या दे दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो पहले हम अपना फर्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कोई मेटालिक वायर आपके पास ली हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वायर ले ली, इस वायर का नाम क्या रख लिया हमने L1, और इस वायर का नाम क्या रख लेते हैं हम L2, ठीक है। जितनी छोटा आप कंडक्टर लेके चलोगे, जितना कम आप कंडक्टर लेते हुए चलोगे, मतलब जितनी वायर की लेंथ आपकी कम रहेगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर किसी वायर की लेंथ अगर आपने ज्यादा ली है तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, हमारा ज्यादा रहेगा। कैसे रहेगा देखो, हमने क्या ले लिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस द एंड हमने क्या ले लिया, एक बैटरी को हमने ज्वाइन कर लिया, हमने बैटरी को ज्वाइन कर दिया। इस बैटरी से जब भी हमारा करंट फ्लो होता जाएगा, अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं L1 की, अगर हम बात की, हमने क्या किया है कि एक वायर की लेंथ हमने अभी छोटी ली हुई है और इसमें क्या लिया हमने, वायर की लेंथ ज्यादा ली हुई है। जब इस अक्रॉस द एंड के ऊपर, अक्रॉस द एंड ऑफ द पॉइंट जो हमने लेके चल रहे हैं कंडक्टर के अंदर, जब इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने लग जाएगा। जो भी एटम आपके इसमें मूवमेंट करने लगेंगे, फ्रीली मूवमेंट करने लगेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन बनेगा। अब जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन अगर इंक्रीज होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके मूवमेंट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, हमारे फ्रीली करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हमारे स्मूथली मूवमेंट नहीं करते हैं, नहीं करते, हमेशा जो करते हैं वो हमारे ऐसे 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 कैसे फॉर्म में हमारे
मूवमेंट कर सकते हैं। जितनी अगर आपने वायर अगर छोटे ली है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लो होंगे, जो करंट बनेगा वो उतना ही क्या बनेगा, आपका ज्यादा बनेगा। अगर रेजिस्टेंस अगर आपका कम यूज हो रहा है तो उतना ही उसमें ज्यादा क्या बनेगा, करंट बनेगा। अगर करंट अगर आपका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस तो कम रहेगा ही, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट आपका कैसे ज्यादा फ्लो होगा। भाई रेजिस्टेंस अगर कम है आपका, अगर जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जितनी कम आपने वायर की लेंथ लेके चल रहे हो उतना ही क्या रहेगा, आपका रेजिस्टेंस रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे इसके अंदर, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो बाहर से जो आए आपके, वो इंक्रीमेंट करते रहेंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और इंक्रीज होते जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको अड़चन आएगी आएगी। और जहां पे भी उनको अड़चन आएगी, जिस कंडक्टर के वायर के अंदर उनको अड़चन आएगी, वहीं पे क्या बन जाएगा, आपका एक रेजिस्टेंस बन के तैयार हो जाएगा। और वो डिपेंड करेगा हमारी लेंथ के ऊपर कि आप वायर की जो लेंथ है वो कितनी लेके चल रहे हो। अगर वायर की लेंथ आप 1 मीटर लेके चल रहे हो तो रेजिस्टेंस भी आपको 1 ओम ही मिलेगा। जितनी लेंथ रहेगी वायर की, डिपेंड रेजिस्टेंस उसी के ऊपर ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी से हमें क्या पता चल गया कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, हमारे एल के। हो गया। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, हमने क्या किया, वायर की लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर लिया। अब इंक्रीज कर लिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके ऐसे ऐसे मूवमेंट करने स्टार्ट कर देंगे, करने लग जाएंगे। एक कंडक्टर आएगा, एक एटम्स आएंगे, कंडक्टर एटम्स आते रहेंगे आपके बीच में, उनके बीच में फिर एक रेजिस्टेंस बनता रहेगा। जितनी ज्यादा आप वायर की लेंथ लेके चलोगे किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, आप उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस बनेगा और उसमें जो करंट लगेगा वो क्या रहेगा, हमारा कम लगेगा। अगर वोल्टेज आप, और सब कुछ डिपेंड किस पर रहता है, हमारा वोल्टेज के ऊपर रहता है। अगर बैटरी आपने अच्छी खासी ली है तो करंट भी आपका उतना ही फ्लो करेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा उनके अंदर क्या रहेगी, रुकावटें आती रहेगी और उतना ज्यादा क्या बनेगा, आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर भैया आपने वायर ही छोटी ले ली और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो करेंगे उनमें जो रुकावटें रहेंगी वो भी कम आएगी। रुकावटें कम आएगी तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, हमारा कम रहेगा। हमारा समझ में आई बात। तो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कंडक्टिंग ऑफ वायर की लेंथ के ऊपर, कि जो आप कंडक्टिंग मटेरियल मेटेलिक वायर जो आप लेके चल रहे हो उसकी लेंथ कितनी है। अगर उसकी लेंथ छोटी है तो रेजिस्टेंस छोटा रहेगा, कम रहेगा आपका। एंड अगर आपको रेजिस्टर वायर की लेंथ अगर बड़ी है, अगर हमने इसकी वायर की लेंथ 2L मान ली हमने और इसकी मान ली ओनली L, जितने ज्यादा आप वायर लेके चलोगे उसमें उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस बनेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा तो करंट उसमें क्या लगेगा, आपका कम लगेगा। रेजिस्टेंस इसमें कम था तो हमारा जो करंट है वो कैसा लगेगा, हमारा ज्यादा लगेगा। आगे चीज समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, मतलब क्या निकल के इसकी जो डेफिनेशन फर्स्ट की कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली proportional to the length of the wire। किसकी लेंथ रहेगी, वायर की। जितनी ज्यादा आप लेंथ लेके चलोगे वायर की उतना ही ज्यादा आपका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनता जाएगा और करंट उतना ही क्या बनेगा, उसमें कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस, लेंथ, ये दोनों डिपेंड करते किसके ऊपर, कि वायर के ऊपर, कि वायर की लेंथ कितनी है, छोटी है या बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग को भी डाउट रहे होंगे। क्लियर है? तब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ से, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा।
तो इसको हम इरेज कर देते ताकि हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। ओके, ये भी हो गया, तो इसको भी हमने इरेज कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या आपका, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में क्या था, अभी हमने पढ़ी थी लेंथ किसकी, वायर की। हमने क्या किया, अभी हमने क्या ले लिया, एक वायर ले लिया हमने, कंडक्टिंग वायर ले ली, कोई सी वायर ले लो, मेटेलिक वायर, और उसका ये क्या ले लिया हमने, एरिया। क्या ले लिया हमने, ऐसे एरिया ले लिया हमने। हमने क्या किया, उस वायर के एरिया को बढ़ा दिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ हमारे ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए जा रहे थे। एक जगह ऐसा आएगा जहां पे उनके अड़चन आएगी, कुछ ना कुछ रुकावटें आएगी, तो वहां पे क्या बनेगा, हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है तक। इसमें क्या रहेगा, अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे कुछ कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे। मतलब इसमें तो क्या था, उनको स्पेस नहीं मिल रहा था मूवमेंट करने के लिए। उनको क्या था कि स्पेस पास हो के वो इलेक्ट्रॉन सारे मूवमेंट कर रहे थे। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे मूवमेंट करना पड़ रहा है, उनको अच्छा खासा एक स्पेस मिल रहा है। स्पेस मिल रहा है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं उनके बीच में नंबर ऑफ जो कोलिजन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कम होंगे तो मतलब उनको क्या है कि स्पेस मिल गया मूवमेंट करने के लिए, तो उनके बीच में जो अड़चन रहेगी, जो हमारा प्रतिरोधक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा। अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया है, अगर हमने एरिया बढ़ा दिया है तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, हमने एक वायर के एरिया को बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया हमने, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा एक स्पेस मिल गया मूवमेंट करने के लिए। मूवमेंट करने के लिए अगर अच्छा खासा स्पेस मिल गया तो उनके बीच में जो अड़चन है, रुकावटें, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं मिलेगी भाई, उनको रुकावटें मिलेगी नहीं, वो आराम से इजिली फ्लो कर रहे हैं, हमारे फ्रीली जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं वायर के अंदर। अगर वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, अड़चन नहीं आ रही है, तो रेजिस्टेंस कहां से बनेगा, तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर एरिया आपका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन वो क्या बन जाएगी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर COR, कंडक्टर इज inversely proportional to the area of cross section, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, हमारे एरिया के ऊपर। अगर एरिया हमारा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा। अगर एरिया कम लिया है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, अगर एरिया आपने कम लिया है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, देखो भाई हमने एरिया कम ले लिया, कंडक्टिंग वायर का ले लिया कम, अब उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करेंगे तो उनके बीच में जितने फ्रीली मूवमेंट करेंगे उनके बीच में उतनी ज्यादा क्या आएगी, अड़चने आती रहेगी। भाई अड़चन क्यों आ रही है, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा मूवमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल टच होके जा रहे हैं एक दूसरे से। टच होके अगर जा रहे हैं तो उनके बीच में जैसे अड़चन आई, रुकावटें आई, तो उतने ज्यादा क्या बनता गया उनके अंदर, रेजिस्टेंस। और इसमें जो हमने एरिया इंक्रीज कर दिया है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कम लगेगा, क्योंकि अड़चन तो आ ही नहीं रही ना उनके बीच में, वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसा होगा, कम होगा, और करंट कैसा हो जाएगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आए थे समझ में। तो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कोई थिन वायर लेके चलेंगे तो वो मोर देन रहेगा किससे, हमारा थिक वायर ऑफ द। थिन वायर हमने ये ली, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसमें हमने क्या लिया, थिक वायर ली, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया। इसलिए एक चीज निकल के है आपकी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन वायर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर। कि जो थिन वायर आप लेके चल रहे थे, पतली वायर जो आप लेके चल रहे हो किसी भी रेजिस्टेंस की, तो वो मोर देन रहेगा किससे, हमारा थिक वायर ऑफ द रेजिस्टेंस का। और हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि एरिया उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए जगह मिल रही है, तो उनके बीच में कोई अड़चन नहीं आ रही है,
कोई रुकावट नहीं आ रही उनके बीच में, रुकावट नहीं आ रही है तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, कम बनेगा भाई उनके अंदर। और रुकावटें आती जा रही है, एक पॉइंट पे गए फिर रुकावट आ गई, फिर एक पॉइंट पे गए फिर रुकावट आ गई, फिर रुकावट आ गई, रुकावट आते आते उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उनके बीच में क्या हो गया, हमारे पास जो एरिया वो कम ही रहेगा ना, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो एरिया तो कम है ही उसका। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर हमने कैसे डिस्कस किया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L था हमारा किसमें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अंदर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय में A। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं, 2 पॉइंट हो गए क्लियर आप लोग के। अब बात करते हैं किसके, नेचर ऑफ द मटेरियल की। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आपने 2 टाइप की वायर लेके चल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक कॉपर ले लिया, मैंने लेती हूँ यहाँ पे एक टाइप की वायर ले ली मैंने कॉपर, ठीक है, और एक टाइप की वायर ले लेती हूँ मैं एल्यूमिनियम। क्या ले ली मैंने, एल्यूमिनियम। अगर आप सेम टाइप की वायर लेके चल रहे हो, ये तो डिफरेंट है, अगर सेम टाइप के आप वायर लेके चल रहे हो और उनमें जो रेजिस्टेंस है, जो लेंथ है वो क्या अगर इक्वल है तो रेजिस्टिविटी कैसे रहेगी हमारी, सेम रहेगी डिफरेंट रहेगी। अभी मैंने क्या बताया, अगर हम सेम टाइप की वायर लेके चल रहे हैं, कॉपर ही कॉपर लेके चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो रेजिस्टिविटी बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, हमारी सेम बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? और अगर हम डिफरेंट टाइप के अगर वायर लेके चल रहे हैं, जैसे मैं डिफरेंट टाइप ले लिए, कॉपर ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम ले लिया, तो इनमें जो रेजिस्टिविटी बनेगी, जो रेजिस्टिविटी बनेगी वो कैसी बनेगी, इनमें डिफरेंट बनेगी। कैसी बनेगी हमारी, डिफरेंट बनेगी। बिकॉज रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती कि वायर की लेंथ कैसे है, साइज कैसे, शेप कैसे है, वो जो डिपेंड करते हो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल आप सेम टाइप का लेके चल रहे हो या डिफरेंट टाइप का लेके चल रहे हो। अगर आप मटेरियल मतलब कि वायर अगर 2 अलग अलग टाइप की लेके चल रहे हो तो उसमें जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो कैसे रहेगी, हमारी डिफरेंट बनेगी। अगर यहाँ पे अगर कॉपर कॉपर दोनों वायर अगर आपने कॉपर कॉपर ले लिया तो रेजिस्टिविटी कैसे रहेगी, उसके अंदर सेम रहेगी। अगर मैं कॉपर ले लिया, मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पे ले लिया 20 सेंटीमीटर ले लिया, इसको ये मतलब नहीं है कि लेंथ कितनी जा रही कितनी नहीं है, शेप कैसे, साइज कैसा है, बस इसको जो मतलब वो मटेरियल से मतलब है। अगर आप सेम टाइप का मटेरियल यूज करते हो चल रहे हो तो उसमें जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो कैसे रहेगी, आपकी सेम रहेगी। अदरवाइज अगर आप किसी भी मटेरियल अगर डिफरेंट लेके चल रहे हो तो रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो कैसे रहेगी, मैं डिफरेंट रहेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेचर ऑफ द मटेरियल में अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड ऑन द मटेरियल की मटेरियल अगर आपका सेम है तो रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो आपकी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। अगर आपने नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब कि अगर आपने वायर को अलग अलग लिया है तो उसमें जो रेजिस्टिविटी बनेगी वो कैसे बनेगी, हमारी डिफरेंट बनेगी। तो डिफरेंट किसकी रहेगी, अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि वायर इसमें 10 सेंटीमीटर इसमें 20 सेंटीमीटर, तो बच्चा जो भी है तो बच्चे देखो रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो डिपेंड नहीं करती है लेंथ या शेप एंड साइज के ऊपर, जो डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल को डिपेंड करती है कि आप मटेरियल का जो नेचर वो किस टाइप का लेके चल रहे हो, सेम है या फिर वो डिफरेंट है। क्लियर ऑल दैट? अब इसी मटेरियल से हमें कंक्लूजन निकल के आ चुका है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार। ये हो गया डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन, हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल हमारा चल रहा है, इन सबको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, फिर एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक केस निकल के आता है इसके अंदर, क्या था हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने किया था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमने पढ़ा था कि जितना आप रेजिस्टेंस लेके चल रहे हो और रेजिस्टेंस किससे निकल गया, लेंथ ऑफ द वायर से। अगर
जितनी कम अगर आप वायर लेके चल रहे हो उतना ही कम क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आपने किसी भी मटेरियल की लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया है तो उतना ही क्या रहेगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ के आएगा। क्लियर यहाँ तक। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड से हमें क्या निकल के आया कंक्लूजन कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 बाय में A। इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L बाय में A। इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या लगाया, रो L बाय में A। रो क्या हो गया हमारा, रेजिस्टिविटी। क्या होगी रो हमारी, रेजिस्टिविटी। क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल आता ही आता है, 100% आता है। और L क्या हो गया हमारा, लेंथ ऑफ द वायर। क्या हो गया हमारी, लेंथ ऑफ द वायर। और एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आपका एरिया गिवन रहेगा, किसका एरिया रहेगा, लेंथ का गिवन रहेगा। एल की जो ऐसा यूनिट रहेगी, लेंथ जो मिलेगी वो हमेशा किससे मिलेगी, आपको मीटर में मिलेगी और या सेंटीमीटर में। और एरिया जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर से, या फिर वो मिल भी जाएगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर। रो के अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट क्या होते हैं, ओम पर मीटर या ओम पर सेंटीमीटर। कैसे निकल के आया और वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और आर की रेजिस्टेंस की हमें पता है, ऐसे यूनिट क्या होती है हमारी, हमेशा ओम होती है। क्लियर यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है, कैसे न्यूमेरिकल एक निकल के आ चुका है फॉर्मूला आपका कि R इज इक्वल टू रो L बाय में A। ये कब निकलेगा, जब आपके पास किसी भी कंडक्टिंग वायर की जब रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है या फिर रेजिस्टेंस गिवन है। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में पहचान आपकी यही होती है ऐसा यूनिट से कि L की जो ऐसा यूनिट होगी वो तो या मीटर मिलेगी या फिर आपको सेंटीमीटर मिलेगी। एरिया जो मिलेगा या तो मीटर स्क्वायर मिलेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। रेजिस्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, रो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ओम पर मीटर या ओम पर सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस की जो ऐसे यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, ओम होती है। अगर ये चीज आप पहचान गए, इजीली आइडेंटिफाई कर ली, तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर लोगे। क्लियर हो दैट यहाँ तक। और इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, कि आप वायर का जो टेम्परेचर है या जो भी आप यूज करते चल रहे हो, इलेक्ट्रिक एप्लायंस जो भी हम यूज करते जा रहे हैं, वो कितना टेम्परेचर कंटेन कर रहा है। भाई नेचर ऑफ द मटेरियल कैसा, फिर उसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे है कि हम थिक वायर लेके चल रहे हैं, थिन वायर लेके चल रहे हैं, या फिर जो भी है आपका उसकी जो लेंथ है, एरिया है, नेचर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। और हर एक जो वायर रहेगी उसका जो टेम्परेचर रहेगा सबका क्या रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा, किसी का भी सेम नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट पे उसका क्या रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर चलता जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो हमेशा प्योर मेटल के अंदर अगर उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, मतलब कि वो एलॉय नहीं है आपका, एक प्योर मेटल है, उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, कम रहेगी। ध्यान रखना इस चीज का। अभी हमने पढ़ा था अगर आप डिफरेंट टाइप का मटेरियल लेके चल रहे हो तो उसमें जो रेजिस्टिविटी होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट ही रहेगी। और अभी मैंने क्या होता है, प्योर मेटल जो रहेगा रेजिस्टिविटी का वो कैसा रहेगा, सबका अपना लो रहेगा, किसी का भी प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कभी भी ज्यादा नहीं रहेगी। किसी मटेरियल में अगर रेजिस्टिविटी कम है तो उतना ही जो करंट रहेगा उसको पास होने में, मतलब कि फ्लो करने में इजीली रहेगा वो। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी तो किसी भी मेटल के अंदर जो मैं मेटालिक वायर लेके चल रही हो उसको क्या है, करंट पास करने में या करंट उतना तेजी फास्ट आपका फ्लो नहीं होगा। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो करंट क्या होगा, फास्टली आपका क्या करेगा, फ्लो करने लग जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा आ रही है उस मटेरियल के अंदर
तो करंट फिर फ्लो करने में क्या रहेगा, उसको कुछ कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती रहेगी। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक था वेरी इंटरेस्टेड था हमारा, इस बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आपका जो न्यूमेरिकल रहेगा वो इस फॉर्मूले के बेस पर रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज का था एक छोटा सा सेशन, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। नया टॉपिक क्या रहेगा हमारा, न्यूमेरिकल रहेगा।